नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से है। मुरादाबाद जिले में एक पुलिस स्टेशन है पाकबड़ा। इस पाकबड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक रोज एक बड़ी वारदात होती है। पुलिस को इस पाकबड़ा पुलिस स्टेशन की हद में यानी अपने थाना इलाके में एक लावारिस लाश मिलती है। उस लाश को देखकर साफ था कि वो कोई एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ नहीं था, बल्कि उस आदमी की हत्या की गई थी, क्योंकि उसके गले पर चाकू मारे जाने के निशान थे, यानी उसका गला चाकू से काट दिया गया था। पुलिस ने उस लाश को रिकवर किया और पूरे जिले में उसकी पहचान की बड़ी जोर शोर से कोशिश की और इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली। उस मरने वाले आदमी का नाम पता चल गया, घर वालों का पता चल गया और घर वालों ने भी डेड बॉडी आइडेंटिफाई कर ली। सीन ऑफ क्राइम पर जब पुलिस पहुंची थी तो पुलिस ने यह नोटिस किया था कि जिस आदमी की हत्या हुई है उसकी कोई बिलोंगिंग मौके पर नहीं थी, यानी चाहे वो हाथ की अंगूठी हो, गले में कोई चेन की कोई पहनता है, अगर चेन हो तो वो, या फिर पर्स या ऐसी ही कोई चीज वहां से पुलिस को नहीं मिली थी। अब इसके पीछे दो वजहें हो सकती थी, या तो लूटपाट के लिए उस बंदे का कत्ल किया गया हो, या फिर हो सकता है कि कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी वाली बात हो। तो पुलिस इन दोनों एंगलों से इस मामले की जांच कर रही थी। मरने वाला आदमी जो है पेशे से एक ई रिक्शा ड्राइवर था, यानी बैटरी रिक्शा चलाता था। पुलिस की जांच चलती रही, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा लीड या कोई ऐसी क्लू नहीं मिली जिससे वो कातिलों तक पहुंच पाती। खासकर जहां पर डेड बॉडी मिली थी उस जगह के आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था कि पुलिस को कातिलों के बारे में कोई सीसीटीवी फुटेज के जरिए कोई लीड मिलती। तो खैर, पुलिस ने केस तो बंद नहीं किया था, जांच चल रही थी। इसी बीच कुछ रोज गुजरे, तब तक मुरादाबाद में एक और पुलिस स्टेशन की हद में ठीक ऐसी ही एक और लाश मिली। इस पुलिस स्टेशन का नाम है मैनाठोर। तो मैनाठोर पुलिस स्टेशन की हद में जब लाश मिली तो पुलिस ने इस लाश को या इस मौत को पहले वाली लाश या मौत के साथ रिलेट नहीं किया था। मैनाठोर थाने की पुलिस को लाश मिलने का पता चला, पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने देखा कि इस आदमी की हत्या भी गला काटकर की गई है और जहां पर लाश मिली थी वहां पर इस आदमी की कोई भी कीमती चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वाले मामले में, पर्स, सोने की चेन या अंगूठी या कोई भी ऐसी चीज, मोबाइल फोन, ये सब नहीं मिला। तो ये सारी चीजें नहीं मिली तो पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इसके पीछे लूटपाट जैसी वजह हो। हालांकि दुश्मनी वाले एंगल को भी मैनाठोर थाने की पुलिस भी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर रही थी या रिफ्यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि क्या पता कातिल कहीं ज्यादा शातिर हो, वो इसे लूटपाट का एंगल देना चाहता हो, लेकिन हो सकता है कि इस आदमी से, मारने वाले आदमी की कोई दुश्मनी हो। तो पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही थी। लेकिन जब कई रोज गुजरने के बाद भी मैनाठोर थाने की पुलिस को अपने इस कत्ल के मामले में कोई लीड, कोई क्लू नहीं मिला, तो मैनाठोर थाने की पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की कि अच्छा, पाकबड़ा में भी एक डेड बॉडी मिली थी, जरा उसके बारे में जानकारी जुटाए। तो जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मरने वाला वो आदमी जो है वो एक बैटरी रिक्शा ड्राइवर था। और मैनाठोर थाने की पुलिस ने जब अपने आदमी जिसकी लाश मिली थी उस लाश के साथ पाकबड़ा थाने की पुलिस ने जो डिटेल कलेक्ट की थी उसकी जानकारी को जब एक दूसरे से मिलाया, कोरोबोरेट किया, तो पुलिस को कुछ ऐसे कोइंसिडेंस कह लें या पुलिस को कुछ ऐसी बातें नजर आई जिसने पुलिस को नए सिरे से इन दोनों मौतों के बारे में, दोनों कत्ल के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वो कोइंसिडेंस क्या थे? एक तो कोइंसिडेंस ये था कि मरने वाले दोनों लोगों की हत्या गला काट कर की गई थी, चाकू से उनका गला काटा गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि इंजरी तकरीबन एक जैसी थी। अलग अलग हथियार से जब हत्या की जाती है तो उसके निशान जिस्म पर अलग अलग किस्म के बनते हैं, लेकिन जब कोई एक ही हथियार का इस्तेमाल हो तो वो जिस तरह से इंजरी छोड़ता है किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसी तरह की इंजरी दूसरे बॉडी या ऑब्जेक्ट पर भी छूट जाती है। तो एक तो पुलिस ने ये देखा कि चाकू से ही गला काटे गए थे और एक ही जैसा चाकू था, एक चाकू था यानी ये नहीं पता, लेकिन एक जैसा था। और दूसरी बात पुलिस ने जो नोटिस की वो ये कि दोनों ही मरने वाले लोग जो है वो बैटरी रिक्शा ऑपरेटर थे, यानी बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा चलाते थे। और तीसरा जो कोइंसिडेंस था, जो सबसे अजीब था, वो ये कि
दोनों ही लाशों के पास से पुलिस को कोई भी कीमती चीज नहीं मिली थी, यानी रुपए, पैसे, पर्स वगैरह नहीं मिली थी। तो ये जो 3 कोइंसिडेंस वाली चीजें थी, क्या इन तीनों का कोइंसिडेंस महज कोइंसिडेंस था, यानी महज इत्तेफाक था, या फिर इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई कनेक्शन था? ये बड़ी सोचने वाली बात थी और पुलिस अभी इसी एंगल पर इस मामले को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या दोनों बैटरी रिक्शा चालक एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे। पुलिस ने जब इस मामले में पड़ताल की तो पता चला कि नहीं, दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं, उनकी कोई एक दूसरे से मुलाकात नहीं, मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि कोई कॉमन एनिमिटी हो, कोई एक ऐसा दुश्मन, ऐसा कातिल हो जो इन दोनों से दुश्मनी रखता हो। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये दोनों मरने वाले लोग एक दूसरे से समहाउ कनेक्टेड हो। अगर दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो कनेक्शन भी जुड़ना मुश्किल हो रहा था कि कातिल इन दोनों से दुश्मनी रखता है या नहीं रखता है। तो कुल मिलाकर मामला जो है इस कत्ल का, ये दोनों कत्ल का एक दूसरे से जुड़ा हुआ जरूर लग रहा था, लेकिन पुलिस को इसका कोई एविडेंस या इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। दिन गुजरता गया और कुछ और दिन गुजरने के बाद इसी महीने की 7 सितंबर को मुरादाबाद में एक और बड़ी वारदात हुई। हुआ ये कि एक और पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है मुंडा। इस मुंडा पुलिस स्टेशन की हद में मुरादाबाद जिले में एक अंधे कुएं से एक आदमी के कराहने की आवाज लोगों के कानों में पड़ी। अब इंसान के रोने कराहने की आवाज जब आएगी तो जाहिर सी बात है लोग तो परेशान होंगे ही। लोग उस कुएं के पास गए और उन्होंने झांक कर देखा, अंदर से वाकई आवाज आ रही थी। अंधेरे की वजह से साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। लोगों ने आवाज लगाया, आवाज लगाकर ये समझने की कोशिश की कि भाई अंदर कौन पड़ा हुआ है, क्या है, लेकिन अंदर से आवाज के बदले में कोई प्रॉपर जवाब तो नहीं मिला। लेकिन जो कराहने वाली आवाज है वो थोड़ी और तेज हो गई, शायद इस उम्मीद में कि कुएं के अंदर जो पड़ा था उसे लगा कि ऊपर शायद कुछ लोग आ गए हैं जो मेरी जान बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस उम्मीद से वो थोड़ी और जोर से कराह रहा था। तो जब लोगों ने ये चीज नोटिस की, ये चीज देखी, तो उन्होंने फौरन मुंडा पुलिस स्टेशन की पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, मुरादाबाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस पहुंची, पुलिस ने भी वेरीफाई किया, वाकई नीचे से आवाज आ रही थी कुएं के अंदर से। अब पुलिस ने फौरन जो है कुछ लोगों को, जिनको नीचे कुएं के अंदर जाने का या ऊंचाई चढ़ने का तजुर्बा है, इस तरह के कुछ लोगों को पुलिस ने बुलाया, उनसे मदद मांगी और रस्सी के सहारे 1-2 लोगों को नीचे उतारा। और नीचे उतारने के बाद पुलिस ने देखा कि अंदर, लोगों ने देखा कि अंदर एक आदमी जो है वो लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। उस आदमी को खींचकर वो लोग बाहर लेकर आए, यानी पुलिस की मौजूदगी में कुएं में पड़े उस शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, जिस्म पर कई जगह चोट के निशान थे, कुछ हड्डियां भी टूट गई थी और गले पर कट मार्क था, यानी गले पर चाकू मारे जाने के निशान थे। आदमी ज्यादा बात करने की हालत में नहीं था। फौरन उसे मेडिकल एड के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया गया। उसका इलाज चलता रहा और कई दिनों के इलाज के बाद डॉक्टरों ने पुलिस से कहा कि अब वो बात करने की हालत में है, बयान देने की हालत में है, अगर आप लोग कोई पूछताछ करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची, उस आदमी को देखा। अब वो पहले के मुकाबले बेहतर था, उसकी आंखों में कृतज्ञता, यानी जिसे कहते हैं ना कि ग्रेटफुलनेस, वो झलक रही थी। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम कैसे उस कुएं में पहुंचे, गले में कैसे तुम्हें चोट लगी, ये सारी बातें बताओ। अब उस आदमी ने जो कहानी सुनाई, जो बात बताई, वो कुछ यूं है। उस आदमी का ये कहना था कि वो भी बैटरी रिक्शा ड्राइवर है, यानी बैटरी रिक्शा चलाता है। 7 तारीख को ही, 7 सितंबर को ही दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक शख्स उसे मिला जिसने उसे ई रिक्शा की बुकिंग के लिए कहा। उस शख्स ने अपने आप को एक वेजिटेबल वेंडर बताया, यानी सब्जी बेचने वाला, और कहा कि वो खीरे का कारोबार करता है, खीरा बेचता है, तो उसे खेत से खीरा लेकर आना है, तो अगर वो इस सौदे के लिए, इस सवारी के लिए तैयार हो जाए तो फिर वो साथ में चलेगा। अब ये जो बैटरी रिक्शा ड्राइवर है, जाहिर है ये तो कमाने के लिए ही घर से निकला था ई रिक्शा लेकर। उसे जब सवारी मिली और पता चला कि पास में ही खेत है जहां से खीरा लेकर आना है, तो वो उस आदमी के साथ खीरा लेने के लिए खेत तक जाने को तैयार हो गया। अब बैटरी रिक्शा ड्राइवर को वो जो खीरे वाला है वो अपने साथ लेकर इंटरनल
एरियाज में गया, सुदूर ग्रामीण इलाके में, गांव के और अंदर, और खेत से खीरे की कटाई वगैरह का काम चल रहा था, वहां पहुंचे। और लेकिन इससे पहले कि वो वहां से खीरा खरीदता, उसकी गाड़ी में खीरा रखा जाता, तब तक हुआ ये कि 2 और लोग वहां पर पहुंचे। और ये जो आदमी जिसने ये बैटरी रिक्शा को हायर किया था, उस आदमी ने उन 2 लोगों को बुलाया बेसिकली फोन करके। वो 2 लोग पहुंचे और इस तरह से 3 लोग हो गए। और उन 3 लोगों ने मिलकर अचानक ये जो बैटरी रिक्शा का ड्राइवर है, इसको काबू कर लिया और इसके गले में चाकू मार दिया। ये सख्ते में आ गया, अचानक क्या हो गया, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, कहता रहा अगर मुझसे कोई भूल हो गई मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, जो लेना है ले लो। लेकिन वो जो खीरा बेचने वाला आदमी था और उसके जो साथी थे वो बड़े जालिम थे और उन्हें किसी तरह भी इस आदमी पर कोई रहम नहीं आया। उन्होंने इसके गले पर एक के बाद एक कई चाकू मारे और इसकी जेब में जो भी पर्स था और जो भी कीमती चीजें थी वो सारी चीजें लूटी। और फिर जब ये जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब शायद ये नहीं बच पाएगा या शायद इसकी सांस थम गई है। फिर उन लोगों ने इस आदमी को, बैटरी रिक्शा ड्राइवर को पकड़ा और पकड़कर थोड़ी ही दूर पर एक अंधा कुआं था गहरा, उस कुएं में डाल दिया, ये सोचकर कि शायद वो मर जाएगा या वो मर गया है। और इसके बाद वो तीनों लोग वहां से फरार हो गए। इसके बाद की कहानी आपको पता है। अब इस बैटरी रिक्शा ड्राइवर ने ये बताया पुलिस की पूछताछ करने पर कि हाँ, मैं उस आदमी को पहचान भी सकता हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि वो दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ही खीरा बेचता, मैंने उसे कई बार देखा भी है वहां। और उस आदमी का नाम है दानिश। अब पुलिस को दानिश के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। चश्मदीद पुलिस के पास मौजूद था, जिसने खुद दानिश का हमला झेला था, मौत के मुंह से वापस लौटा था, वो ये कहानी सुना रहा था। पुलिस ने बिना देर किए हुए दानिश को इंटरसेप्ट कर लिया, उसे पकड़ लिया और उससे जब पूछताछ की तो दानिश ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और अफसोस भी होगा। दानिश बेसिकली एक नशे का आदी इंसान था जिसके लिए किसी दूसरे इंसान की जिंदगी के कोई मायने नहीं थे। वैसे तो वो पेशे से एक खीरा विक्रेता था, सब्जी विक्रेता था, लेकिन खीरा बेचते बेचते उसे न जाने क्या सूझी। उसे लगा कि अगर वो लोगों से लूटपाट करने लगे तो उसे अचानक से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं और उसे उसके नशे का इंतजाम भी हो सकता है। फिर दानिश ने अपने 2 दोस्त जो नशे के आदी थे, नशेड़ी थे, उनको अपने साथ मिलाया और फिर एक एक करके लोगों को टारगेट करना शुरू किया। उनके लिए ई रिक्शा ड्राइवर जो है वो इजी टारगेट थे, क्योंकि ई रिक्शा ड्राइवर कभी भी कहीं भी आने जाने के लिए सवारी की उम्मीद में तैयार हो जाते थे। और इस तरह से उन्होंने पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनकी लाश पहले बरामद हुई थी पाकबड़ा और मैनाठोर थाने में। और तीसरी हत्या की कोशिश उन्होंने मुंडा इलाके में की, लेकिन सौभाग्य से जिस तीसरे आदमी को इन लोगों ने अपने हमले का शिकार बनाया उसकी जान बच गई। उसकी चोट इतनी घातक नहीं थी कि वो मर जाए और लोगों ने कुएं में गिरे होने के बावजूद उसके कराहने की आवाज सुन ली थी। तो ये सब कुछ होने पर वो आदमी तो जिंदा बच गया, लेकिन उसकी निशानदेही पर दानिश और उसके साथी आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये कह सकते हैं, चूंकि एक के बाद एक वो 3 हत्याएं करने वाले थे, 2 हत्या कर चुके थे, तीसरी हत्या ऑलमोस्ट कर चुके थे, तो इसे सीरियल किलर या साइको किलर का नाम दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत, एक अजीब बात यह भी है कि सीरियल किलर या साइको किलर जो है ये अकेला नहीं था, बल्कि सीरियल किलर्स की बाकायदा एक टोली थी, एक गैंग था, जो शायद पकड़े नहीं जाते तो आने वाले दिनों में और भी लोगों की जान ले सकते थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मुरादाबाद पुलिस पहले तो इस मामले को नहीं सुलझा पाई थी 2 लोगों की हत्या के बाद, लेकिन जब तीसरी हत्या की कोशिश हुई और वो बंदा जिंदा बच गया तो उसके जिंदा बचने की वजह से ये गुनहगार पकड़े गए। ऐसे लोगों के बारे में सुनकर, सोचकर भी हैरानी होती है जो वाकई किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगाते, जिनके लिए सिर्फ अपना और अपना यही सब कुछ होता है, जो एक बार भी इंसानियत या दया भाव के बारे में नहीं सोचते। मुझे बड़ी हैरानी होती है। नशा ठीक है, नशा बहुत खतरनाक चीज है, मैं ये भी मानता हूँ कि जो नशे के आदी होते हैं वो अगर नशा ना मिले तो इम्पल्सिव बिहेव करने लगते हैं, यानी खुद पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि किसी को कत्ल करने की छूट मिल जाती है? एक बार भी इनका जमीर, इनकी खुददारी, इनकी अंतरात्मा,
इन्हें झकझोरती नहीं है। मैं जितनी इस तरह की कहानियां सुनता हूं उतना मैं हैरान होता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी ज़रूर ये सब सोचते होंगे और हैरान होते होंगे। आज जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई उस पर आपकी सोच, आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।